आज कामाक्षी का शुभागमन है। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया। महीम खद्दर की धोती, कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता, मलाई के रंग की रेशमी चादर, इस ठाठ से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गमक उठा। दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई थी। बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे। मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए। गाड़ी 9 बजे आती है, अभी 8:30 बजे हैं। 9:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं। मूंछों में 2-4 बाल पके हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है, कोई हरज नहीं। इससे रंग कुछ और ज्यादा जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब एक ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं का या महात्मापन के समीप पहुँचे हुए लोगों को प्रेम उल्टे और कुछ ले जाता है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाता है, ये महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया। लिखा था कामाक्षी। शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे, मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गए हैं। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर ना हुई। देवी जी डरते डरते समीप आ गई। तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े हों, और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया। मगर ये वो मूर्ति ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक काली, मोटी, अधेड़, चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें पी जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह, सारा अनुराग ठंडा पड़ गया। वो सारी मन की मिठाइयाँ जो वो महीनों से खा रहे थे, पेट में शूल की भांति चुभने लगी। कुछ कहते सुनते ना बना, केवल इतना बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है, सिर उठाने का समय नहीं मिलता। उस पर कार्याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। रात से ही सरदर्द से बेचैन हूँ, आपकी क्या खातिर करूँ। कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटक कर रुमाल से मुंह पोंछकर मृदु स्वर में बोली, ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई। मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूँगी। आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़ी महत्व की वस्तु है। आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब जा नहीं सकती। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया है, नाड़ी छूटी जा रही है। उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। चली है कविता करने, और कविता भी कैसी, अश्लीलता में डूबी हुई। अश्लील तो है ही, बिल्कुल सड़ी हुई, गंदी। एक सुंदर युवती की कलम से वो कविता काम बाण थी। इस डायन की कलम से तो वो परनाले का कीचड़ है। मैं कहता हूँ, इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है। ये क्यों ऐसी कविता लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती? आप पूछती हैं मुझे छोड़कर भाग सकोगे? मैं कहता हूँ आपके पास कोई आएगा ही क्यों? दूर से ही देखकर ना लंबा हो जाएगा। कविता क्या है जिसका ना सिर ना पैर, मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं है, और कविता करती है। कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है तो फिर गधा भी गा सकता है, ऊंट भी नाच सकता है,
इस रांड को इतना भी नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए, नज़ाकत चाहिए, नफासत चाहिए। भूतनी सी तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, और आप उत्तेजक कविता लिखती हैं। कोई कितना ही क्षुधातुर हो जाए तो क्या गोबर खा लेगा? और चुड़ैल इतना बड़ा पोथा ले आई है, इसमें भी वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा। उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। वो ऐसी कोई बात नहीं है, 2-4 दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा। आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप तो महाशय जी संकोच कर रहे हैं। मैं 10-5 दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि ना होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर जो सजनता मैंने आप में देखी वो कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया, नहीं तो मैं निराश हो चुकी थी। आपके प्रोत्साहन का ये शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। आप इनमें से जो चाहे रख लें। मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी। कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाऊं? ऐसा अवसर मुझे फिर कब मिलेगा? ये तो नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं, पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे, बिल्कुल उसी रंग की हैं। उसने अनुमति की प्रतीक्षा ना की, तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा कि जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है। कई बार उन्हें मितली आ गई, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हो। कामाक्षी के स्वर में कोयल सा माधुर्य था, पर शर्मा जी को इस समय तो वो भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। वो गधी टलेगी भी या यूं ही बैठी सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। उस पर आप कविता करने वाली हैं। इस मुंह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी जी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी। आखिर रहा ना गया। शर्मा जी बोले, आपकी रचनाओं का क्या कहना, आप ये संग्रह यहीं छोड़ जाएं। मैं अवकाश में पढ़ूंगा, इस समय तो बहुत सा काम है। कामाक्षी ने दर्याद्र होकर कहा, आप इतना दुर्बल स्वस्थ होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे आप पर दया आती है। आपकी कृपा है। आपको कल अवकाश रहेगा? ज़रा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती हूँ। खेद है, कल मुझे ज़रा प्रयाग जाना है। तो मैं भी आपके साथ चलूँ? गाड़ी में सुनाती चलूँगी। कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊँ। आप लौटेंगे कब तक, यह भी निश्चय नहीं। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो, नंबर 77। कामाक्षी ने आधे घंटे तक उनका इंतजार किया, मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही होने ना पाता था। निराश होकर कामाक्षी देवी जी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गईं। शर्मा जी ने आराम की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा, ईश्वर ना करें कि फिर तुम्हारे दर्शन हो। कितनी बेशरम है कुलटा कहीं की। आज इसने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। फिर मैनेजर को बुलाकर कहा, कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी। मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा, फार्म तो मशीन पर है, कोई हर्ज नहीं, फार्म उतार लीजिए। बड़ी देर होगी, होने दीजिए, वो कविता नहीं जाएगी। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।